Hello, guys. Let's start discussing our current affairs lecture. आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है, अगेन ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रुशल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम जो क्या करने वाले हैं, जो भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स होती है करंट अफेयर्स की या फिर जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, उन सब को जो है हम डिटेल में जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हैं मैंने खास करके इसलिए रखा है ताकि मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो आपको रिवाइज हो, कुछ चीज़ें जो आप वापस से इन सब के बारे में जो है आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो हर चीज़ के बारे में अगर यहाँ पर आपको कुछ मिलता भी है तो उसका मेन पर्पस ही यही है कि आपकी रिवीजन हो जाए। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो जब हम बातचीत करते हैं लाइक डिजाइन्स की, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, लास्ट टाइम मैं सिखाया था आपको रेमिटेंस के मामले में। ठीक है, रेमिटेंस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेमिटेंस बहुत ज्यादा न्यूज में भी है, क्रुशल भी है। दुनिया का सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहाँ पे किस देश में आता है, अगर ये सवाल आपसे कोई पूछ लिया जाए तो रिमेंबर व्हाट इज द करेक्ट आंसर। हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीविंग है आपके द कंट्री ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम मैंने आपको अमाउंट भी बताया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 125 बिलियन जो इंडिया में आते हैं वो कहाँ से आते हैं, आपके लाइक रेमिटेंस से हम कमाते हैं। फॉलोड बाय द वी हैव अ मेक्सिको, फॉलोड बाय द मेक्सिको है। ठीक है, एंड देन वी हैव अ चाइना, देन यू हैव अ चाइना। ठीक है, तो ह्यूज डिफरेंस है, चाइना का अप्रोच 50 बिलियन के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा गैप है व्हेन कम टू रेमिटेंस। ठीक है, अगर आप रेमिटेंस के बारे में बातचीत करें तो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ रेमिटेंस जो है वो आता है इंडिया में फ्रॉम द कंट्री ऑफ लाइक अब ये रेमिटेंस के बारे में बात होगी, इतना रेमिटेंस इस पर्टिकुलर देश में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस क्या होता है, आता है। दूसरा एक सवाल आता है कि भी इसका सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रेमिटेंस, मतलब पैसा तो आ रहा है चलो ठीक है, लेकिन ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, इसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है। तो हाईएस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस अगर आप देखोगे तो वो यूएस है। तो बहुत सारा दुनिया का जो रेमिटेंस जाता है या फिर जो रेमिटेंस घूमता रहता है, वो हाईएस्ट रेमिटेंस जो घूमते हैं वो यूएस से ही घूमते रहते हैं। ठीक है, बिकॉज देखो बहुत सारे देश है जिनका आई कैन से यूएस में लाइक स्थित है वो नागरिक, और वहां से जो है रेमिटेंस जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, या फिर वहां से क्या होता है दुनिया भर में रेमिटेंस जो है बेचे जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू आर मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। ठीक है, ना इसके बारे में भी हमने इसको डिटेल में भी हमने डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर के रिपोर्ट्स में। सेकंड अगर आप देखोगे तो एक रिपोर्ट में डिस्कस किया था, डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट था रिगार्डिंग रोड सेफ्टी। ठीक है, रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर रिपोर्ट था विच वी हैव बीन डिस्कस। तो ये रोड सेफ्टी के मामले अगर देखोगे तो दुनिया भर में देखा जा रहा है कि देयर इज अ डिक्लाइन ट्रेंड। ठीक है, डिक्लाइन ट्रेंड इन रोड सेफ्टी। ठीक है, डिक्लाइन हो रही है रोड सेफ्टी केस में, लेकिन अगर आप देखोगे इन केस ऑफ इंडिया, तो हमारे भारत के केस में क्या है ना, तो हमारे भारत के केस में जो रोड एक्सीडेंट के इंसिडेंट है, रोड सेफ्टी के जो इंसिडेंट है वो इंक्रीज ट्रेंड के ऊपर है। इट इज वेरी मच डेंजरस फॉर अस, लार्ज अमाउंट, ऑलमोस्ट मैं लास्ट टाइम बताया था एज पर रिपोर्ट अप्रॉक्स 1.4 लाख लोग जो है मरते हैं फॉर द बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट। दिस इज वेरी डेंजरस रिपोर्ट पर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। ये भी हमने लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस किया था, दैट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। ठीक है, आप लोग मस्ट भी क्या रहना चाहिए, इसके बारे में अवेयर रहने चाहिए। ठीक है, थर्ड रिपोर्ट जो मैंने बोला था लीड रिपोर्ट, लीड रिपोर्ट। ठीक है, ठीक है, एल एडी। ठीक है, लीड रिपोर्ट, इसके बारे में मैंने डिस्कशन में लिया था। तो इसमें मैंने बोला था अगर लैंडलॉक देश के मामले में देखोगे, लैंडलॉक स्टेट के बारे में हम देखोगे, तो लैंडलॉक स्टेट में सबसे ज्यादा लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट का अलग जगह स्टेट लैंडलॉक में सबसे ज्यादा, तो दैट इज हरियाणा इज द टॉप मोस्ट व्हेन कम टू लैंडलॉक कंट्री एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, लॉजिस्टिक डेवलपमेंट, सॉरी लॉजिस्टिक डेवलपमेंट का हम बात करते हैं, लॉजिस्टिक डेवलपमेंट के जो इम्प्रूवमेंट है या फिर जो डेवलपमेंट है स्पेशली फॉर द लैंडलॉक कंट्री, तो उसमें हरियाणा जो है आपका टॉप पे ऊपर आ जाता है। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट। अगर हम नाउ यू कैन लुक एट टू द कोस्टल एरिया, अगर आप कोस्टल एरिया की बातचीत करते हो तो कोस्टल में क्या है ना, कोस्टल एरियाज में जो अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा स्पीडी डेवलपमेंट, आप स्पीडी इंप्रूवमेंट जो है आपके लॉजिस्टिक के अगर देखोगे तो वो केरला में सबसे ज्यादा हाईएस्ट देखी जाती है, केरला एंड देन फॉलोड बाय द महाराष्ट्र। ये कोस्टल स्टेट के बारे में बातचीत करते हो तो लैंडलॉक में हरियाणा इज द टॉप, कोस्टल एरियाज में आपके केरला एंड महाराष्ट्र आर द टॉप मोस्ट व्हेन इट कम टू स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक इन दिस पर्टिकुलर एरिया। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। एंड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल दिस आर वेरी मच क्रुशियल एज वेल। एग्जाम में आपको किसी भी एंगल से सवाल आ सकता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। नाउ दैट्स ग्रेट गाइस, दैट्स ग्रेट। नाउ लेट्स मूव अहेड। आगे बढ़ते हैं। आज का करंट अफेयर्स का पहला सवाल आपके सामने पेश है। सोचो एंड करेक्ट मार्क करो। ओके, चलो आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो सोचा होगा इसके बारे में, एंड आप लोगों ने जो है करंट जो भी आंसर हो गए आपके, वो भी जो है आपने मार्क किए हैं। ठीक है। ज़्यादा वैसे तो ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल तो है नहीं है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है अगर आप देखोगे तो इजी सवाल ही है। लेकिन वही है कि आपको सोचना पड़ेगा, सोच जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे हम बातचीत करें समर सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो देखो पहली बात तो यहाँ पे समर लिखा है, तो लेट अंडरस्टैंड दिस वर्ड समर। ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, व्हाट इज दिस एस एंड ए स्टैंड फॉर, दिस एस एंड ए स्टैंड फॉर द सरफेस, दिस एस स्टैंड फॉर तो आपका क्या है, सरफेस। पहले होती है सरफेस। यहाँ पे जो ए है दैट इज स्टैंड फॉर द एयर, एंड यहाँ पे जो एम है दैट एम स्टैंड फॉर मिसाइल। तो दिस इज अ पर्टिकुलर सिस्टम जहाँ पे सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है। फॉर वॉट, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है, फॉर ए आर। वॉट इज ए आर, ए आर इज स्टैंड फॉर द अश्योर्ड। ठीक है, दिस ए आर स्टैंड फॉर द, ठीक है, अश्योर रिटेलिएशन। ये ए जो स्टैंड हो किसके लिए आपके, ए स्टैंड फॉर द अश्योर्ड, अश्योर रिटेलिएशन, अश्योर रिटेलिएशन। ठीक है, रिटेलिएशन, RETALIA। ठीक है, LIA, LIATION, अश्योर रिटेलिएशन। तो दिस इज पहली बात तो सबसे पहले ना आप फुल फॉर्म याद कर लो कि व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ दिस समर सिस्टम। सरफेस टू एयर मिसाइल, से सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन। ठीक है, दैट इज अ समर सिस्टम विच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है। नाउ दिस इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल, देखो रिटेलिएशन करना है तो दिस इज अ शॉर्ट रेंज मिसाइल। ठीक है, आपकी शॉर्ट रेंज मिसाइल है, शॉर्ट रेंज है। तो जैसे आपने पढ़ा, लेट अस अंडरस्टैंड योर स्टेटमेंट नंबर वन। पहले स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इज इट ट्रू, यस इट इज अ ट्रू। ठीक है ना, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ वॉट एवर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ डीआरडीओ। अगर कोई सिस्टम बन रही है, कोई डिफेंस का कोई लॉन्च हो रहा है, ठीक है, तो ये सारा डीआरडीओ बनाता है। तो दिस इज अ, लेकिन दिस इज अ रॉन्ग, दिस इज नॉट डीआरडीओ। ये उसका एक्सेप्शन आप पकड़ लो, मान लो क्या है इसका एक्सेप्शन है, बिकॉज ये डीआरडीओ द्वारा नहीं डेवलप किया गया है। किसने डेवलप किया है फिर वो मैं दिखा दूंगा, मैं आपको सिखा दूंगा किसने डेवलप किया है। लेकिन एक याद याद कर लो ना, ये जो पर्टिकुलर सिस्टम जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं जो कि एक डिफेंस सिस्टम है, वो डीआरडीओ द्वारा लेकिन बनाया गया नहीं गया है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर जिस सिस्टम के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है, ये सिस्टम डेवलप किया गया है एक यूनिट द्वारा जो इंडियन एयरफोर्स मेंटेनेंस कमांड के अंतर्गत आता है। ठीक है, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द यूनिट अंडर इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, मेंटेनेंस कमांड। ठीक है। इफ यू लुक एट लाइक व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज, जो इस पर्टिकुलर डिफेंस सिस्टम की हम बातचीत कर रहे हैं, डिफेंस सिस्टम की अगर हम बातचीत कर रहे हैं, तो इसके मैक्सिमम रेंज क्या है, मतलब मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज इज अ 10 to 12 किलोमीटर। कितना रेंज है इसका, इसका टोटल रेंज कितना आता है इसका, 10 to 12 किलोमीटर इज अ टोटल रेंज। ठीक है। एंड इट्स यूज अगेंस्ट अ लो फ्लाइंग एरियल टारगेट। जो भी लो फ्लाइंग एरियल टारगेट है, चाहे वो चाहे ड्रोन भी हो सकता है, ठीक है, लो फ्लाइंग
एरियल टारगेट है, उसके खिलाफ जो इसको क्या करते हैं, हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इट कैन एंगेज एरियल थ्रेट विद अ मिसाइल ऑपरेटिंग एट स्पीड रेंज ऑफ 2 to 2.5 मैक. ठीक है, तो उनके लिए भी ये हार्मफुल है. समर फर्स्ट सिस्टम इज यूज द इंडियन एयरफोर्स existing inventory of a shell life expire रशियन वैम्प R-73E. ठीक है, जिसको हम एम्स भी एस भी बोलते हैं. ठीक है, नाउ दैट्स व्हाई दिस इज वेरी मच क्रुशियल. प्लस each missile launcher had a electronic electro optic system as well. ठीक है, अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच क्रुशियल. ना नेक्स्ट सवाल, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग चलाओ, बहुत इजी है, बहुत इजी है. ओके, चलो, आई होप सब लोगों ने मार्क किया है, सब लोगों ने करेक्ट ही मार्क किया होगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इजी सवाल है आज के सेशन का. देखो क्या पूछा है कि कुनो कुनो फॉरेस्ट फेस्टिवल जो न्यूज में है वो किस स्टेट में आता है. सबसे पहले याद करो, कुनो नेशनल पार्क बहुत ज्यादा न्यूज में है. वही चीता रीइंट्रोडक्शन जो हुआ था, नाम्बिया से जो हम लेके आए थे, वो कहाँ पे लेके गए थे, कुनो में ही तो लेके गए थे. ठीक है, तो कुनो नेशनल पार्क जो न्यूज में था वो किस स्टेट एसोसिएटेड है, इट्स एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश एसोसिएटेड है. मुझे एक बात बताओ, आई विल टेल यू, तो कुनो नेशनल पार्क में कौन सी रिवर फ्लो करती है, कुनो नेशनल पार्क में कौन सी रिवर फ्लो करती है, या फिर जो कुनो नेशनल पार्क की जो रिवर है जो फ्लो करती है उसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवर. ठीक है, तो अगर आप इसको अंडरस्टैंड करोगे तो रिमेंबर द 5 days कुनो वन महोत्सव. ठीक है, दिस कॉल्ड 5 days कुनो वन महोत्सव प्रोग्राम हैज बीन डिसाइडेड. ठीक है, was celebrated in, ठीक है, रानीपुरा विलेज, was celebrated in रानीपुरा villages on the outskirt of Shepura district of MP. What is the aim of this event? Aim is to be highlight diverse flora, fauna, and the jungle of Kuno, while also advocating the cheetah conservation. जो मैंने बोला था, that cheetah conservation very important. ठीक है, it includes the local arts, crafts, folk music, dance form, and adventure sports. The main attraction of the forest festival was the adventure games, jungle safari, हॉट एयर बलूइंग, ठीक है, पैरासेलिंग, ठीक है, देन पैरालाइडिंग, ठीक है, केव एक्सप्लोरेशंस, द फोक म्यूजिक, विलेजेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. MP offer a diverse culture and rich wildlife, which also include the cheetah sighting during the jungle safari in Kuno. Tourists can also experience the test of local food and cuisines in this particular festival. That's I believe it to be very much important. इसे बोलते हैं कुनो 5 days. ठीक है, वन महोत्सव प्रोग्राम. नेक्स्ट थोड़ा सोचो इसके बारे में. आप मार्क कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी इस पर्टिकुलर टर्म के बारे में जानकारी है तो आप सही मार्क कर सकते हो. ओके, चलो, आई होप कि थोड़ा बहुत तो आपने न्यूज़पेपर अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये न्यूज़ में था पर्टिकुलर महामंदिर. ठीक है, सर्वेद महामंदिर, जो कि रिसेंटली इनॉग्रेटेड किया गया है हमारे पीएम द्वारा. ये पीएम खुद आए थे पर्टिकुलरली इनॉग्रेशन के लिए. ठीक है, दैट्स व्हाई बिलीव इट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो पीएम हैज इनॉग्रेटेड दिस सर्वदा महामंदिर, जो कि दुनिया का सबसे आई कैन से बड़ा मंदिर है फॉर द मेडिएशन पर्पज. मेडिटेशन जो हम करते हैं, तो मेडिटेशन के लिए सबसे बड़ा मंदिर है, तो जो कि वाराणसी में लोकेटेड है. इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो प्राइम मिनिस्टर हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड दिस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, ठीक है, मेडिटेशन सेंटर. ठीक है, जिसका नाम क्या है आपका, सर्वेद महामंदिर. कहाँ पे, इन वाराणसी. कहाँ पे इनॉग्रेटेड स्पेसिफिकली है,
वाराणसी में इसको इनॉग्रेट हमने किया है, ठीक है। इट इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर वेयर 20,000 पीपल कैन सिट टुगेदर एंड meditate. Location same Varanasi city in a UP. It covers the extensive area of a 3 lakh square feet. Can you imagine? कितना एरिया कवर होता है इसके अंदर? 3 लाख स्क्वायर फीट का ये बनाया गया है, इट्स ह्यूमंगस एंड दैट्स व्हाई वी बिलीव इट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है, okay? Now, it aims to illuminate the humankind with its spiritual aura and engulf the worlds in a state of peaceful, ठीक है, alertness. A temple named after the Sarved, a spiritual literature written by the Sadguru Sri Satpal Dioji Mahar, okay, the creator of Vihangana Yoga and the eternal yogi. The temple propagate a Sarved teaching which focus on Brahmavidya, a body of a knowledge that enable a spiritual seeker to sustain a state of perfect zen, a state of unveiling the constancy in a peace and happiness. तो ये देखो, मेडिटेशन, लोग क्या, बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं कि भाई हाँ, आंख बंद के बैठ जाना मतलब मेडिटेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिटेशन इज अ प्रोसेस। मेडिटेशन एक क्या आपकी प्रोसेस है। मेडिटेशन इज अ जर्नी जो आप जिसके आप करते हो, और उसका द स्टेप बाय स्टेप, द स्लोली ग्रेजुअली मेडिटेशन क्या होता है आप में डेवलप होता है, एंड दैट्स व्हाई द मेडिटेशन डूइंग इज वन ऑफ द आर्ट आई ऑलवेज यूज्ड टू बी से दिस। नाउ देन सोचो, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, चलो, आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा सोचा होगा, ठीक है। पहली बात तो जब आप इसको पढ़ रहे हो तो स्ट्रेट सवाल क्या, देखो यहाँ पे सवाल में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनवील्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव विच विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ERS मोबाइल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ना ERS है, व्हाट इज द ERS दिस स्टैंड फॉर? इस ERS का मतलब क्या है, ठीक है, ERS का मतलब क्या है? तो रिमेंबर दिस ERS स्टैंड फॉर वर्ड इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी। R stand for response. Okay, this and R stand for the response, and S stand for the support system. Support सिस्टम, ठीक है, इसको याद रखना एट वेरी फर्स्ट। ERS का मतलब कि आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, विच इज वन ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। आप देखो सपोर्ट सिस्टम किस लिए चाहिए होगा, यहाँ पे किसको चाहिए होगा? ऑब्वियसली इट इज NHI, ठीक है। सो NHI का पर्टिकुलर ये क्या हम बोलेंगे, इनिशिएटिव है। NHI हैज अनवील्ड दिस ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव विद इंट्रोडक्शन द ERS सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन। इसका एम क्या है? एम यही है टू revolutionize the emergency management on national highways across the country, which is very important। जैसे अभी मैंने बोला था ना कि रोड एक्सीडेंट के केसेस हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा तेजी से हम देखते हैं, तो वहां पे भी क्या है ना, रोड एक्सीडेंट के केसेस ज्यादा हैं। तो उसको अगर कम करना है, फिर उसको कंट्रोल भी करना है, तो उसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इमीडिएट बेस के ऊपर प्रोवाइड करना, सर्विस को प्रोवाइड करना है इमीडिएट बेस के ऊपर, ठीक है। और ये जो सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे ऑन इमरजेंसी बेसिस के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, एंड यहाँ पर NHI द्वारा इसलिए वो इस पर्टिकुलर स्टेप को लिया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर वही है, वी नीड टू प्रोवाइड ए रैपिड एंड अ सीमलेस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म during a critical situations such as an accident or medical emergencies by connecting a road users directly to the NHI command and control center, ताकि अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो बहुत ज़्यादा जल्दी रैपिडली आपकी तरफ क्या हो जाए, हेल्प पहुंच पाए, स्पेशली ऑन अ हाईवेज। नेक्स्ट।
थोड़ा सोचो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, चलो, बिफोर आई मूविंग हेड, मुझे पहले बताओ, देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स आर देयर, इफ आई आस्क यू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है, तो कितने टाइप के डिपॉजिट्स आपको बैंक में मिलेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, रिमेंबर देर आर टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, वेरी फर्स्ट वन इज योर डिमांड डिपॉजिट, एंड सेकेंड इज योर टाइम डिपॉजिट विच इज ऑल्सो नोन एज अ टर्म डिपॉजिट। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट भी होता है और आपका टाइम डिपॉजिट भी होता है, जिसको टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। डिमांड डिपॉजिट के कितने हिस्से, आपके दो पार्ट आते हैं। पहला पार्ट आपका आता है करंट अकाउंट, दूसरा पार्ट आता है आपका सेविंग अकाउंट। ठीक है, देन आपके टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट, इसके भी दो हिस्से आ जाते हैं। पहला हिस्सा आता है आपका फिक्स डिपॉजिट का, इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड आपका आता है आरडी, मतलब रिकरेंट डिपॉजिट। तो दिस एफडी, आरडी एंड करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। अब ये जो डिपॉजिट्स होते हैं, तो बहुत बार क्या होता है ना, बहुत सी सिचुएशन आ सकती है जिसके कारण आपका कोई पैसा है जो सेविंग अकाउंट का पैसा है आपका, ठीक है, और सेविंग अकाउंट का पैसा आपने डाल दिया एंड नेक्स्ट 100 many years आपने उसको देखा ही नहीं है उस सवाल को। वो जितना पैसा वहां पर पड़ा हुआ है वहां पर आप किसी देखा ही नहीं, कोई मिस फॉर्च्यून, मिस एक्सीडेंट हो गया, और ऐसे लोग जो जिनका डिपॉजिट होता है वो सारे लोग मर गए, और फिर वो पैसे निकालने के लिए भी कोई नहीं आया बैंक में। ठीक है, तो अगर सपोज मान लो कोई अकाउंट में पैसा है और लास्ट नेक्स्ट 10 years है, सिंस लास्ट 10 years अगर उस अकाउंट में डीडी का पैसा है और लास्ट 10 साल से किसी ने भी उसको क्लेम नहीं किया है लास्ट 10 साल से, तो ऐसे पैसे को जो हम क्या बोलते हैं, दिस मनी इज टू बी टर्म टू बी एज अनक्लेम डिपॉजिट। क्या उसको अनक्लेम डिपॉजिट बोलते हैं। उसके बाद आते हैं आप एफडी के ऊपर। अब देखो एफडी क्या होता है ना, एफडी इज अ सिचुएशन जहाँ पर मिनिमम एफडी अगर किसी को करना भी है, तो मिनिमम एफडी होता है 7 days का। ठीक है, और मैक्सिमम अगर एफडी बोलेंगे तो मैक्सिमम एफडी कितने दिनों का होता है आपका, तो 10 साल का भी मैक्सिमम एफडी हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा है, ठीक है, जिसने एफडी किया है, ठीक है, एफडी किया है, और इसको एफडी को मैच्योरिटी भी आ गई है, इसकी एफडी की क्या हो गई, मैच्योरिटी भी आ गई, ठीक है, मैच्योरिटी भी आ गई। इसको समझाने के लेट मी, अगर सपोज मैंने 2024 में मैंने एफडी की है, ठीक है, 2024 में मैंने एफडी कर दी, कितने साल की एफडी कर दी मैंने, मैक्स 10 साल की एफडी है मेरी। ठीक है, तो और लेट्स से 2027 में ही मेरी लेट्स से कोई एक्सीडेंट या कुछ हो गया, मुझे कुछ हो गया एंड आई डाइड। ठीक है, 2024 में मैंने एफडी की थी, तो इसकी मैच्योरिटी आ जाएगी 2034 में। ठीक है, मैच्योर होगी 2024 में। इसके बाद जैसे 2044 तक भी अगर किसी ने क्लेम नहीं किया इस पर्टिकुलर आफ्टर मैच्योरिटी 10 साल, आफ्टर मैच्योरिटी 10 साल किसी ने अगर क्लेम नहीं किया, तो दैट पर्टिकुलर मेरा एफडी का डिपॉजिट भी किस कैटेगरी में चला जाएगा, अनक्लेम डिपॉजिट कैटेगरी में भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है अनक्लेम डिपॉजिट की, तो अगर आप देखोगे तो पूरे भारतवर्ष की जो बैंक है उसमें ना बहुत सारे अनक्लेम डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं, और अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कितना डिपॉजिट पड़ा हुआ है। तो ये जो अनक्लेम डिपॉजिट है वहां पे इंक्रीमेंट दिखा है। ठीक है, तो वहां पे क्या दिखा है, देयर इज अ इंक्रीज इन अ देयर इज अ इंक्रीज इन अ अनक्लेम डिपॉजिट्स इन अ इंडियन बैंक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर टू मार्च 2023। तो वो इंक्रीमेंट जो दिखा है अनक्लेम डिपॉजिट में, वो कितना इंक्रीमेंट देखा है, तो टोटल 28% का जो है इंक्रीज देखा गया है, विच इज वेरी मच ह्यूज अमाउंट, वेरी ह्यूज, 28% का इंक्रीज देखा गया है। है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन भी किया है। ठीक है, द रेट ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट इन इंडियन बैंक हैज राइज। Okay, rate of unclaimed deposit in Indian bank has rise by 28%, and this shows the annual increase in unclaimed deposit with banks। कितना है, देखो कितना है, 42,272 करोड़, इतना पैसा अनक्लेम पड़ा हुआ है इंडियन बैंकों के पास। अगर आप लास्ट ईयर देखोगे तो लास्ट ईयर कितना था, देर वॉज 32 करोड़, लास्ट ईयर 32 करोड़ था, अल्पोक्स 32 करोड़ 934 करोड़, लेकिन अब भी कितना है, तो 42,272 करोड़। तो कितना राइज है, टोटल 28% जो है राइज है इन पर्टिकुलर अमाउंट में। ठीक है, दिस इज अनक्लेम डिपॉजिट हम बोलते हैं। ठीक है,
as much as 36,185 crore is a unclaimed deposits where with a public sector banks, while 6,087 crore were with the private बैंक। तो ऐसा नहीं कि बस पब्लिक में ही है, प्राइवेट में भी अगर देखोगे तो ह्यूज चंक जो है प्राइवेट में भी है, प्राइवेट में भी ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, प्राइवेट पब्लिक में सबसे ज्यादा होगा ऑब्वियस है, लेकिन प्राइवेट में भी आपको जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट वो मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। बैंक सेंट दिस इसका क्या होता है, ये सवाल हमेशा रहता है कि ये सवाल का क्या हो जाएगा फिर सब पैसे का। तो बैंक सेंट दिस अनक्लेम्ड डिपॉजिट ऑफ अकाउंट होल्डर lying in their account for the 10 or more years to RBI Depository Education and Awareness Fund। आरबीआई का फंड है, किसका फंड है ये, डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। इसमें पर्टिकुलर पैसा क्या कर दिया, भेज दिया जाता है, ठीक है। नाउ याद रखना कि जो भी पैसा है जो कि एक अनक्लेम पैसा है, वो आरबीआई के डिपॉजिटरी एंड एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में क्या किया जाता है, भेजा जाता है, ठीक है। अब ऐसे में आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई हैज डेवलप वन सेंट्रलाइज अ पोर्टल, एक पोर्टल भी बनाया है आरबीआई ने। उसका नाम क्या है आपका, उद्गम पोर्टल। नाम क्या है उस पोर्टल का, उद्गम पोर्टल। व्हाट इज द उद्गम पोर्टल, ऐसा अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे, अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। दैट्स द उद्गम पोर्टल। दिस उद्गम पोर्टल स्टैंड फॉर टू सर्च, इसका मेन मकसद क्या है देखो, टू सर्च अनक्लेम डिपॉजिट्स across a multiple banks which has been set up by the RBI। आरबीआई ने also क्या किया देखो, आरबीआई has also launched a campaign। कौन सा कैंपेन, 100 days 100 पेज। कौन सा कैंपेन लॉन्च किया आरबीआई ने, 100 days 100 पेज कैंपेन फॉर द बैंक्स टू ट्रेस एंड सेटल द टॉप 100 unclaimed deposits of every bank in each district within a 100 days time frame, which is commencing from 1st June 2023 to 8 September 2023। This campaign has been end now, ठीक है। कैंपेन एट द एंड ऑफ द कैंपेन 31 बैंक्स, ठीक है, दे हैव रिफंडेड, कितना देखो कितने उन्हें रिफंडेड किया है, ठीक है, 1432.68 करोड़ रिफंडेड किया गया है, ठीक है। देखो इसमें क्या है ना, देखो लोगों को पता ही नहीं है ना इतना ज्यादा पैसा है, लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे दादा या फिर मेरे पिताजी द्वारा भी अगर कोई पैसा वहां पे गिरवी भी रखा गया है और मुझे उस पैसे का कुछ आइडिया ही नहीं है, देखिए उन्होंने गिरवी तो रख दिया लेकिन मुझे उसका कुछ आइडिया भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आइडिया नहीं है तो फिर वो पैसा मेरा पूरा आई कैन से निकल जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है, दैट इज वेरी डेंजरस। लेकिन मुझे अगर बाद में अगर बैंक द्वारा बताया जाता है कि हाँ भाई आपके ऐसे ऐसे रिलेटिव उनका पैसा, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। वैसे बहुत बार होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारा पैसा क्या हो जाता है जो कि एक अनक्लेम्ड जिसे हम बोलते हैं, अनक्लेम पैसा होता है, बैंक में पड़ा होता है, लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन बाद में जाके फिर उनको पता चलता है, दैट इज वेरी मच गुड थिंग, ठीक है। चलो आई होप कि आप लोग भी इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करो। देखो करंट अफेयर्स बस पढ़ना नहीं है, हमें भी अगर आपके घर में भी अगर ऐसा किसी को लगता है तो आपको भी इस उद्गम जो ऐप है, बैंक पोर्टल है आरबीआई का, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, विच इज वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट, यस, थोड़ा सोचो। यस, देखो क्या है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि जो लोग हैं, लेकिन अगर आप इंपोर्ट्स के मामले में अगर देखोगे इंडिया में, तो इंपोर्ट्स के मामले में ना हम बहुत ज़्यादा गोल्ड को इंपोर्ट, सेकेंड हाईएस्ट इंपोर्ट अगर देखोगे हम इंडिया में, तो वो आपको क्या है, गोल्ड बॉन्ड गोल्ड का ही मिलेगा, सेकेंड हाईएस्ट इंपोर्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहते हैं कि लोग ये जो गोल्ड है वो उसको इम्पोर्ट कम करें, इसलिए वो इसलिए जो आपकी जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस पर्टिकुलर एक स्कीम को लॉन्च कर रही है 2015 से है, ठीक है। उसका नाम क्या है आपका, सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी 2023-24 में भी लॉन्च हुआ है, ठीक है। और ये लॉन्च हुआ है, वहां पे क्या बोला गया है, व्हाट इज द प्राइस फॉर पर ग्राम, तो 6,000, ठीक है, 6,149 पर ग्राम का इसका प्राइस है, तो ऑब्वियसली 4,000 5,000 तो नहीं होगा, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है।
देखो, गवर्नमेंट ने लॉन्च पर्टिकुलर स्कीम, जैसे सीरीज नंबर थर्ड है, कितना सीरीज है, थर्ड सीरीज है। ये लॉन्च कब हुआ था, नवंबर 15 से लॉन्च हुआ है। इसका मेन एम क्या है, एम वही है जैसे मैंने बोला, टू रिड्यूस अ डिमांड फॉर द फिजिकल गुड। लोग जो है ना बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं फिजिकल गोल्ड का मार्केट में। गवर्नमेंट चाहता है कि आप वो डिमांड कम हो जाए फिजिकल गोल्ड का, इससे बेटर है आप लोग जो गवर्नमेंट का गोल्ड है उसको में इन्वेस्ट कर दो, दैट इज अगेन वेरी मच अ सिक्योर्ड फॉर्मेट एज वेल। ठीक है। अब इफ यू लुक एट सब्सक्रिप्शन जो स्टार्ट है 18 दिसंबर टू 22 दिसंबर। ठीक है। द स्कीम हैज इंट्रोड्यूस अ डिजिटल डिस्काउंट ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशंस, okay, for the online applications, enhancing the accessibility and attractiveness of a secure gold investment to the diverse investor base. Investors opting for online applications and utilizing the digital payment modes will benefit from a rupees 50 discount per gram, reducing the issue price to 6,149 per gram during the subscription period. ठीक है। तो उसका जो प्राइस है वो सब्सक्रिप्शन पीरियड के दौरान क्या हो जाएगा, आपका कम भी हो जाएगा, बिकॉज डिस्काउंटेड वहां पर है। प्लीज रिमेंबर दिस कि डिस्काउंट कितना है, तो 50 रुपए का डिस्काउंट है पर ग्राम के ऊपर। नाउ अगर आप देखोगे तो क्या, द इन्वेस्टर्स कैन मेक अ पेमेंट्स थ्रू द कैश विच इज अप टू 20,000। ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट, चेक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बैंकिंग कैन बी यूटिलाइज। यहाँ पे देखो फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको, दैट इज 2.50% पर एनम। ठीक है। विच इज पेबली सेमी एनुअली, इंश्योर स्टेबल रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर। ठीक है। देखो 2.5% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो 2.5% का आपका इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है। तो दिस इज अगेन वेरी गुड थिंग। ठीक है। 2.5% का इन्वेस्टमेंट, तो अगर कोई, और वो ना हाफ ईयरली मिलने वाला है, पेएबल फॉर द सेमी एनुअली, ये नहीं कि आपको एक ही बार, सेमी एनुअली इसको मिल जाएगा। ठीक है। देखो, इंडिविजुअल हो जाए या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो जाए, दे आर लिमिटेड टू मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 4 kg per fiscal year, while the trust of a similar entity will have a higher limit at a 20 kg. In case of joint holding, 4 kg limit applies to the first applicant. ठीक है ना। लेट्स रिमेंबर लिमिटेशन है, फिर अब ये नहीं कि सब आके सब खरीदोगे। ठीक है। यस, ऑलमोस्ट जो आपका प्योरिटी गोल्ड होता है उसके में ही इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। एंड देखो व्हाई पीपल प्रेफर टू बाय दिस, यू शुड प्रेफर टू बाय दिस, देयर आर टू रीजन फॉर दिस। वन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ये क्या है कि आपका यहाँ पे सिक्योरिटी इंश्योर है, वहां पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वट एवर में देखिए बढ़ने ही वाला है, बिकॉज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है तो वो बढ़ेगा, वो कभी कम नहीं होने वाला है आप में से। ठीक है। एंड 2.5% का इंटरेस्ट रेट आपको क्या होगा, फिक्स ही है, एनुअल इंटरेस्ट रेट है तो वो फिक्स ही है। ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें एक ड्रॉबैक ये भी है कि अगर आप कोई भी एफडी भी कर लोगे किसी गवर्नमेंट बैंक में, तो वो भी एनुअली आपको ज़्यादा फिर दे कैन बी ऑफर्ड। ठीक है। तो वो भी केस होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सोचो। ओके चलो, आई होप कि आप लोगों ने जो है सवाल को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है देखो पहले समझो। जो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, दे हैव पार्टनर विथ विच बैंक, कौन सा बैंक है उनका पार्टनरशिप है, किस लिए, टू ऑफर इंश्योरेंस सोल्यूशन टू द बैंक कस्टमर्स। ये जो बैंक के कस्टमर्स है उनको इंश्योरेंस सोल्यूशन के लिए, पहली बात तो ना ये समझो, इसको बोलते हैं बैंक अश्योरेंस। ओके, व्हाट इज द बैंक अश्योरेंस, ऑफरिंग इंश्योरेंस टू बैंक कस्टमर। ठीक है। ये जो सिस्टम जिसके हम बातचीत करें, क्या सिस्टम चल रही है यहाँ पे, कुछ सिस्टम बातचीत करें हम, इंश्योरेंस सोल्यूशन टू द बैंक कस्टमर। जो इंश्योरेंस सोल्यूशन टू द बैंक कस्टमर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैंक अश्योरेंस। ठीक है। जैसे बैंक के जो कस्टमर है उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है, जैसे बैंक अश्योरेंस। ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली जो आपके आदित्य बिरला सन है एंड जो आपके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, दे आर एंटर्ड इनटू द बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप। ठीक है। जहां पर दे क्या बोल रहे हैं, दे ऑफर्ड अ इंश्योरेंस सोल्यूशन टू द बैंक्स कस्टमर। ओके। अंडर दिस कोलैबोरेशन अंडर दिस कोलैबोरेशन द इंश्योरर will leverages the extensive distribution network of IDFC First Bank। ठीक है। अगेन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यस, थोड़ा सोचो इसके बारे में।
चलो, आई होप कि थोड़ा सा आपने पढ़ लिया है. नाउ लेट मी डिस्कस द क्वेश्चन. जो यूजीआरओ कैपिटल है, ठीक है, दे हैव रेज अ कैपिटल ऑफ हाउ मच रुपीज फ्रॉम अ डच एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंटल बैंक, FMO, through a rupee denominated नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिसे हम NCD भी बोलते हैं. तो दे हैव रेज अप्रॉक्स 250 करोड़. ठीक है. तो रिमेंबर दिस डाटा टेक्नोलॉजी NBFC है, ठीक है. UGRO कैपिटल, ठीक है, एक डाटा टेक्नोलॉजिकल बेस्ड NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है. दे हैव रेज 250 करोड़ फ्रॉम अ डच, ठीक है, फ्रॉम द डच एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट बैंक. जो डच एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट बैंक है, उनसे दे हैव रेज 250 करोड़. ठीक है. FMO थ्रू द रुपीज डिनोमिनेटेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर. The association will help to strengthen the fund's commitment towards a greater financial inclusion in India. Okay. ये जो पर्टिकुलर है, दिस एसोसिएशन का काम क्या है? दिस एसोसिएशन विल हेल्प टू स्ट्रेंथन द फंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया. The MSME lending focus NBFC has provided a credit to more than 80,000 small businesses. Prior to this, it had a raise of 240 crore from Denmark Investment Fund for Developing Countries. ठीक है, in May 2023. NBFC's total borrowing around 20% are from developmental financial institution and impacts fund such as responsibility, ठीक है, Calvert Impact, Capital, Enabling Capital, SIDBI and others. ठीक है, that you need to be remember. Next, थोड़ा सोचो इसके बारे में. Yes, any idea? देखो, पहले बस सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल पेमेंट स्टार्टअप्स, नीचे दिए गए जो नीचे दिए हैं उसमें कौन सा है जो डिजिटल पेमेंट स्टार्टअप है जिन्होंने रिसेंटली दे हैव सिक्योर्ड अ फाइनल अप्रूवल फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर्स, ठीक है. तो कौन है? रिमेंबर द पेमेंट एग्रीगेटर्स का जो अप्रूवल है वो किससे मिला है? किसने किया है पेमेंट एग्रीगेटर? रोजगार पे एंड कैश फ्री. इनके द्वारा, जिनको ये पर्टिकुलर RBI द्वारा जो इनको जो है अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल जो है वो मिला है. ठीक है. तो रिमेंबर डिजिटल पेमेंट कंपनी एट इज रोजगार पे एंड कैश फ्री पेमेंट्स हैव रिसीव अ फाइनल अप्रूवल फ्रॉम RBI. इसलिए टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर्स, enabling the fintech to onboard a new merchant and after nearly 1 year old regulatory ban. Okay. The company has received a payment aggregator license from RBI. Now onboard a new merchant on its a payment gateway. Now it will now onboard a new merchant on its payment gateway. In December last year, RBI has asked Rozgar Pay and Cash Free to stop onboarding new merchants, but now they have received द फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम द RBI. ठीक है. अदर प्लेस अगर देखो, जैसे पेयू हो गया, पेटीएम हो गया, जस्ट पे हो गया, अदर दे आर एट टू रिसीव अ नोड फ्रॉम अ रेगुलेटर टू ऑनबोर्ड अ न्यू मर्चेंट्स. थोड़ा सोचो. नाउ अगर आप देखोगे इसके बारे में, तो यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है आपको? सवाल ये बोल रहा है कि कौन सा वो देश है, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट 32 टीम्स फीफा वर्ल्ड क्लब इन 2025. तो ये मैं 2025 में जो वर्ल्ड कप है फीफा का, वो यूएस जो है वो होस्ट करने वाला है. तो फीफा अनाउंस दैट इट रिवैम्प्स अ क्लब वर्ल्ड कप टू बी द हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025. This will feature a 32 teams
and will played from mid June to mid July. The US, especially यहाँ पे remember यहाँ पे स्टार मार्क करता हूँ मैं. The US will host a 2025 edition of the expanded event, which will be held every 4 years thereafter. The tournament will have 8 groups of 4, which the top 2 teams from each group going through a knockout stages, the same format as of the World Cup. The current version of FIFA World Cup, the FIFA Club World Cup, an annual competition with the 7 teams, will be discontinued after the tournament now being hosted by the Saudi Arabia. ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो 2025 का जो एडिशन है ऑफ द एक्सपांडेड इवेंट विच विज हेल्ड एवरी 4 ईयर देयर आफ्टर, ठीक है, जो कि यूएस विल गोइंग टू बी होस्टेड. तो याद करना का सवाल आता है कि कौन सी कंट्री है जो फर्स्ट 32 टीम्स फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसको होस्ट करने वाली है 2025 में, तो दैट इज द यूएस है. ठीक है, जो सऊदी अरेबिया है तो वहाँ पे 7 टीम्स जो है वहाँ पर आपको होस्टिंग मिल जाएगी. यस, सोचो इसके बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, लेट मी टेल यू द अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, हु हैज वो वुमन, ठीक है, गोलकीपर ऑफ ईयर अवार्ड, ठीक है, इन द एफआईएच एनुअल अवार्ड. So what is the correct answer? Remember the correct answer is the Savita. Okay, what is the correct answer? Savita is the correct answer. Now who is the Savita? ठीक है, the Indian men hockey team midfielder हार्दिक सिंह एंड वुमेन्स साइड कैप्टन, ठीक है, जो हॉकी में जो है आपको वुमेन साइड कैप्टन है सविता. ठीक है, दे हैव ओन द एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर एंड गोलकीपर ऑफ द ईयर वुमेन अवार्ड रिस्पेक्टिवली. The award were declared the following vote by the expert panel, national associations. Okay, Hardik second big award this year, as he was also conferred as a Hockey India a Balbar Singh Award for the Player of the Year 2022. तो इनके लिए बहुत ही उम्दा साल रहा है कैन से, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है. सिमिलरली अगर आप देखोगे फॉर सविता, दिस इज द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव एफआईएच वुमन गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2021-22. देखोगे तो दिस इज थर्ड है, 23 का भी उनको मिला है, तो दिस इज वेरी कॉन्जिक्यूटिवली एज एफर्टिंग. दिस शो द टैलेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेयर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. यस, which naval establishment has received which naval establishment has received the Veer Chakra on the behalf of late Vice Admiral Binoy Roy Chaudhary. किनको मिला है ये ऑन द बिहाफ ऑफ, ठीक है, वाइस लेट वाइस एडमिरल बिनोय रॉय चौधरी. रिमेंबर दिस हैज बीन received by the on the behalf of INS Shivaji. Okay, so INS Shivaji establishment has received the Veer Chakra on the behalf of late Vice Admiral Binoy Roy Chaudhary. ठीक है, सो लेट्स रिमेंबर दिस बेटर. ठीक है, द वाइस एडमिरल, ठीक है, दिनेश प्रभाकर, ठीक है, डिस्टिंग्विश चेयर मरीन इंजीनियरिंग एट आईएनएस शिवाजी, रिसीव द वीर चक्र ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडियन नेवी फ्रॉम द लाइक प्रतापित बोस, गार्गी बोस, ठीक है, द फैमिली मेंबर ऑफ अ वाइस एडमिरल चौधरी. ठीक है, Veer Chakra is an Indian wartime military bravery award presented for an act of gallantry on the battlefield, on land, or in the air, or at the sea. And that's why this is very, very, very important award. Now, next, yes, we have discussed this. I hope you are aware about this. क्या आप इसको करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो बिना सोचे? ज़्यादा सोचना नहीं, बिना देखे बिना सोचे मार्क करना है. ओके, व्हाट्स द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी. ठीक है, इसको डिटेल में हमने डिस्कस किया है. नाउ नेक्स्ट.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना, अगर आप देखोगे तो दोनों स्टेटमेंट ना थोड़े से आपको डेंजरस मिलेंगे। वाई? बिकॉज यहाँ पे इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी एंड द कंट्रीज ओनली ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग द डिजिटल सर्विस इंडस्ट्री। तो यहाँ पे ना ओनली वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। एंड इवन इफ यू लुक एट द सेकेंड स्टेटमेंट, सो ओनली इंडियन कंपनी एंड स्टार्टअप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द IAMAI। ठीक है, तो दोनों में ओनली का इस्तेमाल किया गया है। अगर ऐसे स्टेटमेंट आते तो पेपर में बहुत चांसेस है कि आप क्या करोगे, गलतियां दोहराओगे, अगर आपको श्योरिटी नहीं है। तो फॉर माई साइड आई विल बिलीव इट कि अगर एग्जाम में सवाल आते हैं तो यू माइट लीव दिस क्वेश्चन, बिकॉज आइदर यू हैव आइडिया तो नो प्रॉब्लम, आइडिया नहीं है तो फिर मार्क करने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज वहाँ पे वेरी मच हाई चांस है कि कोई भी गलत हो सकता है। ठीक है, नाउ फॉर हियर दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ओनली वन स्टेटमेंट हैज बीन करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2004 में। ठीक है, इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी विच इज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रेगुलेशन एक्ट 1860। ठीक है, एक्सपांड, इसका मेन काम क्या है, तो एक्सपांड एंड इनहांस ऑनलाइन एंड मोबाइल वैल्यू एडेड सर्विस सेक्टर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, यस, योग माया टेम्पल। अब इफ यू अवेयर योग माया टेम्पल, तो ये एमपी में नहीं है। तो वेरी फर्स्ट इफ यूर अवेयर, बहुत न्यूज में, लेकिन ये एमपी में नहीं है। ठीक है, अब बताओ कहाँ पर है। Yes, it was patronized by the Mughal Emperor Akbar II. Akbar is normally known for the good things, so the correct answer only B is the correct. ठीक है, तो it was built by the noble in the court of Mughal Emperor Akbar II by the name of Lal Siddu Mal between 1806 to 1837। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके ही साइड में आपको मिल जाएगा, फ्यू हंड्रेड मीटर्स अवे फ्रॉम इट। ठीक है, जैसे जोग माया टेम्पल, ठीक है, एशियंट हिंदू श्रिन सिचुएटेड इन हार्ट ऑफ आपका दिल्ली में। ठीक है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि इट से दैट टू हैव द कम अप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाभारत के ड्यूरिंग इसको बनाया गया है। ठीक है, इसको जो जैन हमारे टेक्स्ट है उसमें भी इसका क्या मिलता है, हमें वर्णन मिलता है। ठीक है, द मोस्ट फेमस फेस्टिवल जो होता है नेक्स्ट, ठीक है, फूलों की देख शाही, तो वो भी वहाँ पर ही आपको मिलता है। ठीक है, गॉडेसेस योगमाया इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्योर गॉडेसेस। ठीक है, विच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। यस, आईएनएस कोच्चि दैट वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज अ, क्या है आईएनएस कोच्चि, क्या होगी, अगर आपने नाम भी पढ़ा होगा तो उससे भी आपको आइडिया आ जाएगा ये क्या हो गया आईएनएस कोच्चि। यस, वेरी ट्रू, इट्स अ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ये क्या है भाई, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। आईएनएस अगर है तो बहुत ज्यादा वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयर ही होगा आपका। ठीक है, सेकेंड शिप ऑफ कोलकाता क्लास स्टिल गाइडेड मिसाइल। ठीक है, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन माझगांव डॉक इन मुंबई। इट वॉज कमीशन इन टू द इंडियन नेवी सर्विस ऑन September 30 2015 से। तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुल्लीपेरा डैम, और सोचो, वैसे को तो इजी सवाल है। ठीक है, मुल्लीपेरा डैम के बारे में हो तो, बिकॉज वन ऑफ द वेरी फेमस डैम। ठीक है, यस, पेरियार सही करने में, पेरियार रिवर के ऊपर है जो कि केरला में स्थित है। इट वॉज मेंटेन ऑपरेटेड बाय लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट, इसलिए तो न्यूज में हमेशा रहता है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज कैंसल डिसीजन टू ओपन स्लीपवे shutter of Mullipara Dam recently after the lull in a rainfall and reduce the inflow of water to the dam। दिस मुल्लीपेरा डैम जो है वो सिचुएटेड है पेरियार रिवर के ऊपर जो कि केरला में है। इट इज लोकेटेड 881 मीटर above the sea level on the Cardamom hills of Western Ghats। ठीक है, the dam is built at a confidence of Mullipera and Periyar rivers। ठीक है, construction began in 1887 and was completed in 1895, which is again British डोरियन का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, which was this cave has been in news with discovery of a prehistoric rock art drawing। It is located in which particular country, कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, तो अगर देखोगे इट्स लोकेटेड इन मेडागास्कर। कहाँ पे लोकेटेड है पर्टिकुलरली आपको ये मेडागास्कर में मिलेगी। ठीक है,
So the recently the unique prehistoric rock drawing have been discovered, ठीक है, in a Adri Minalu caves in a western of Madagascar. Now, नेशनल मैथमेटिक्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे, कब मनाया जाता है? ऑन भी, हाँ आपको पता होगा, ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। कब मनाते हैं हम? 22 दिसंबर को जो हम मनाते हैं, वाई? बिकॉज ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रामानुजन, ठीक है। जो रामानुजन है उनकी 136 बर्थ एनिवर्सरी थी, इसलिए हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। इसके साथ ये भी याद रख लो कि 2012 में हमने नेशनल मैथमेटिक्स ईयर भी ऑब्जर्व किया था। Next, which bank will invest a 49.9 crore in Ahmedabad based Canpic Trends Private Limited? इसमें कौन सा बैंक ने बोला है कि इसमें हम इतनी करोड़ ऑफ रुपीस जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं? रिमेंबर दिस इज एसबीआई डिसीजन। एसबीआई ने रिसेंटली इसको अनाउंस किया। एसबीआई हैज देखो, एसबीआई हैज एग्जीक्यूटेड अ ट्रांजेक्शन document to purchase almost 6.37% of the Ahmedabad based Canpic Trends Private Limited. Okay. This is again very much important. What is this? This is a paper packaging industry is being made with an objective of a capital appreciation. Yeah, again very much important. Yes, I would say thank you so much, guys, to you for this very interesting and very important journey. I hope you like the videos. Thank you so much, guys.